टीपू ट्रक्का वाला की दुश्मनी थी जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ। लाहौर के एक ऐसी फैमिली थी जो कारोबारी फैमिली थी, आगे चल के इनकी दुश्मनी पड़ गई। बिल्ला ट्रक्का वाले थे, उनकी दुश्मनी हुई थी। वो हनीफा बाबा जो बाद में टॉप 10 का एक अहम रुकन था। इनको ट्रक्का वाला इसलिए कहा जाता है कि शालमी चौक पे इनका जो डेरा है वहां से ये सारा मॉनिटर करते थे। पूरे पाकिस्तान में इनके ट्रक का गुड्स का कारोबार है। तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है तो तुम इसका बदला लो। उनके जरिए पहले बिल्ला ट्रक्का वाले का कत्ल कराया गया, बाद में ये दुश्मनी चलती रही। टीपू ट्रक्का की वाला की तो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की दुश्मनी पड़ गई। बाद में टीपू ट्रक्का वाला भी कत्ल हो गया। शूटर जो है वो मोजर से और पिस्टल से कत्ल करते, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बंदा कत्ल होता था। अब तो 50,000 और 10,000 रुपए के लिए बंदा कत्ल हो जाता। वहां इन्होंने खाड़ा बनाया हुआ था, शेर रखे हुए थे। लिखा गया जंग में कि 3 हमले हुए हैं, जबकि मेरे ऊपर 5 से 7 हमले हुए हैं। तो ये खुफिया तौर पर जाते थे दुबई, विजिट करके वापस आए थे। इनके विजिट का किसी को पता नहीं होता। शूटर को पता था कौन से कलर की गाड़ी है जिसपे जाना है। वो जैसे आए उसने मौके पे आके फायरिंग की। इतनी शदीद फायरिंग हुई कि जिसमें उनका इंतकाल हो गया। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टीपू ट्रक्का वाले के बारे में कि वो कौन थे, किस तरह से दुश्मनी में आए और शायद कुछ ऐसे हकाइक जो हमारे व्यूवर्स भी नहीं जानते। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एजाज भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला को ये दुश्मनियाँ कैसे मिली और टॉप 10 में कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, पहले तो मैं आपको बताता चाहूँ कि टीपू ट्रक्का वाला जो है टॉप 10 में नहीं था। ये तो यानी लाहौर के एक ऐसी फैमिली थी जो कारोबारी फैमिली थी, आगे चल के इनकी दुश्मनी पड़ गई। इनके जो वालिद थे जो असल बिल्ला ट्रक्का वाले थे, उनकी दुश्मनी हुई थी। और उनकी भी दुश्मनी इस तरह हुई थी कि उनके पास मुलाजिम आते थे जाते थे। एक दफ़ा एक मिस्त्री का बेटा उनके पास काम कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा उसका जिस्म मजबूत है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी आप हमारे पास ही रख दें। तो वो उन्होंने रख लिया और वो उनका भी समझ ले कि साथ में काम शाम भी करने लगा और साथ में उनका जो है वो बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड भी बन गया। वो हनीफा बाबा जो बाद में टॉप 10 का एक अहम रुकन था, वो था उसका शफीका बाबा। और ये दोनों जो भाई थे बाद में बड़े मारूफ हुए, जिनके साथ फिर आगे चल के नाजीब भट्ट, बोला सुनहरा और टीपू और ये जो दूसरे ना ये है। लेकिन टीपू ट्रक्का वाला की दुश्मनी थी जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ। और ये बुनियादी तौर पे ये दुश्मनी जो है ना, इसका आगाज जो है ना बिल्ला ट्रक्का वाले के दौर में हुआ है। और इनको ट्रक्का वाला इसलिए कहा जाता है कि शालमी चौक पे इनका जो डेरा है वहाँ से ये सारा मॉनिटर करते थे। पूरे पाकिस्तान में इनके ट्रक का गुड्स का कारोबार है। कराची से लेकर पेशावर तक सामान जो है ना वो शिफ्टिंग होती थी इसमें। तो बिल्ला ट्रक्का वाला जो है ना, वो बाद में एक वाक़या हुआ कि जो टीपू ट्रक्का वाला और जो नीफा बाबा है जो उसका जो है ना, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया जिसमें वो दोनों अंदर चले गए। तो बिल्ला ट्रक्का वाले ने अपने बेटे जो अमीर टीपू था उसको तो जमानत पे रहा करा लिया, लेकिन जो नीफा बाबा था उसको उन्होंने जो ना रहा कराने में अपनी कोई कोशिश ना की, जिसका उनको रंज था। और वो फिर जेल में उसका उस दौर के टॉप 10 के मुल्जिमों के साथ राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है तो तुम इसका बदला लो। तो इस हवाले से कहा यह जाता है कि जो दूसरी पार्टी थी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, उन्होंने इनको यानी उन मुल्जिमों को अपनी सरपरस्ती में लिया और उनके जरिए पहले बिल्ला ट्रक्का वाले का कत्ल कराया गया। बाद में ये दुश्मनी चलती रही और फिर बिल्ला ट्रक्का वाले का क्योंकि ये सारी सरपरस्ती टीपू ट्रक्का वाले के हाथ आ गई थी, तो फिर टीपू ट्रक्का की वाला की तो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की दुश्मनी पड़ गई। बाद में टीपू ट्रक्का वाला भी कत्ल हो गया जो आपको पता है। उसके बाद उनका बेटा जो था बलाज टीपू, वो उसके पास सारी सरपरस्ती आ गई। फिर गुज़िश्ता साल बलाज टीपू का भी जो है ना कत्ल हो गया। तो ये सिलसिला सीधा चल रहा है। सर, सुनना है कि टीपू ट्रक्का वाला जो है वो गैंगस्टर्स को भी पनाहे देते थे, क्या ये हकीकत है? देखिए, ये कोई एक इस तरह आप कहेंगे ना कि वो अपने सामने रखते। देखिए, जो करोड़ों का कारोबार करते हैं ना, जब उनका बिजनेस अरबों में पहुंच जाता है ना, तो उन्होंने अपने बहुत सारे ठिकाने बनाए होते हैं, बहुत सारे डेरे बनाए होते हैं। वहाँ फिर लोग आते हैं जाते हैं, फिर उनके पास उनको सिक्योरिटी के लिए बड़े लोग चाहिए होते हैं। इसी तरह ये होता है कि जो छोटे मोटे जराइम करते हैं, जिनको असला चलाने का शौक होता है, कोई को कुछ को मंशियात का शौक होता है, वो इस तरह के डेरों पे आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ क्योंकि जो बड़े मुल्ज़िम होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ उनका राब्ता होता है। तो इसी तरह वो डेरे भी आबाद होना शुरू हो जाते हैं और उससे वो छोटे मुल्ज़िम जो है ना, वो बड़े मुल्ज़िम होकर निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं?
मैंने इनमें से बहुत सारे मुलजमों के इंटरव्यू किए हुए हैं। वो बताते थे जी पहले हमें ना इनमें 3-4 तरह की इस्तिलाहें हैं। तो वो पहले कहते मैं भेजते थे कि आप फलां के गेट पे छट्टा लगा के आ जाए। छट्टा लगाने का मकसद ये होता था कि रात के 2-3 बजे जाना, उनके जो मुखालिफिन है या जिससे बता मांगा जा रहा है उनके गेट पे एक फायरिंग करके एक पूरा बर्स्ट मार के तो बस आपने चले जाना, वो छट्टा लग गया। अगर वो बत्ता वगैरह नहीं देते थे तो फिर कहा जाता था कि अगला जो छट्टा है ना इसकी गाड़ी पे लगाना है। तो उसकी गाड़ी जहाँ खड़ी होती थी तो गाड़ी पे भी ऐसे फायरिंग हो जाती थी। तो फिर तीसरी बार उसको फोन किया जाता था कि भाई इतने लाख रुपया तू हमें पहुंचाता है या अगली बारी तुम्हारी है फायरिंग की। तो वो फिर ज्यादा लोग खौफजदा हो जाते थे। इस तरीके से इन्होंने अपना एक पूरा सिलसिला बनाया होता था। छोटे मुलजम जो छट्टा लगा के चले जाते थे, उसके बाद फिर इश्तहारी मुलजम होते थे, उसके बाद फिर ये शूटर होते हैं। शूटर्स की भी कई किस्में हैं। कुछ शूटर जो है वो क्या नाम है मोजर से और पिस्टल से कत्ल करते हैं, कुछ ऐसे जो स्नाइपर से कत्ल करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो राइफल से पूरा पूरा बस्ट मार के कत्ल करते हैं। तो हर एक की कैटेगरी है, इसके रेट्स हैं। पहले तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बंदा कत्ल होता था, अब तो 50,000 और 10,000 रुपए के लिए बंदा कत्ल हो जाता। सर टीपू ट्रकावाला की ज़िंदगी का इख्तिताम किस तरह हुआ था? क्योंकि काफ़ी वो दुश्मनियों में मुलविस थे, काफ़ी दुश्मनदार लोग जो हैं वो उनसे मिलते जुलते भी थे, दुश्मनियाँ भी थी। तो कैसे इनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ? देखिए इख्तिताम तो देखिए वैसे तो उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरतयश थी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से मेरा वहाँ आना जाना हुआ है। 2-3 दफ़ा उनके डेरे पे भी गए। उन्होंने शेर रखे हुए थे। इनके साथ वो जो इनके रिश्तेदार है भाई पहलवान, उनसे भी मुलाकात हुई। ये पहलवानों का ख़ानदान है। वहाँ इन्होंने खाड़ा बनाया हुआ था, शेर रखे हुए थे। तो उनके साथ ये बड़ा अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन वो कहते थे कि हम खुल के ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर बाहर कहीं बाजार में या कहीं बैठ के, जैसे हम बचपन में वो नहीं घूम सकते थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमना। तो ये जब इनके वालिद की दुश्मनी इनके तरफ ट्रांसफर हुई तो उसके बाद ये बिल्कुल महदूद हो गए और बुलेट प्रूफ गाड़ी पे करना। तो ये असल में एतमाद में लिया गया। असल में ये हुआ कि एक दफा मैंने लाहौर की एक खानदानी दुश्मनी के ऊपर, उस वक्त मैं जंग अखबार में था, तो मैंने एक फीचर लिखा था। तो मैंने लिखा लाहौर की सबसे बड़ी खानदानी दुश्मनी है, तो उसमें टॉप में इसका जिक्र किया था। तो टीपू ट्रकावाला ने एक बाकायदा गाड़ी जो है ना वो पूरी मुसल्लह लोगों से भर के तो जंग अखबार के हमारे ऑफिस के पास भेज दी। तो वो एक लंबी स्टोरी है कि वो फिर ऊपर आए, कैसे उसको मैनेज किया गया। लेकिन वो उस वक्त पीछा करते थे कि भाई हमारे बारे में मीडिया में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। अब तो देखे यूट्यूबर्स हजारों स्टोरी चला देते हैं, उन्होंने कभी मुड़ के भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है उस वक्त। लेकिन क्योंकि जंग अखबार एक बड़ा अखबार था तो वो वहाँ आए और उन्होंने यानी अपने मैनेजर को भेजा। फिर ये सारी जब बातें हो गई तो उनका हमसे मुतालबा ये था कि मेरे ऊपर लिखा गया जंग में कि 3 हमले हुए हैं, जबकि मेरे ऊपर 5 से 7 हमले हुए हैं। तो ये 7 हमले लिखे, यानी 7 हमले उस वक्त हो चुके थे। उसमें एक बड़ा हमला जो था वो जो ये जब अपनी जमानत के लिए अदालत में गए थे तो इनके साथियों पर और इन पर हमला हुआ, ये जख्मी हुए और इनके 2-3 साथी जो वहाँ जो इंतकाल कर गए, जिनको गोलियां लगी। तो ये बड़ा हमला था, उसमें भी ये बच गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब इनका यानी ये जो कत्ल का वाकया हुआ ना, उससे कबल गोगी भट्ट फैमिली और इनके दरमियान में एक बार फिर सुलह की बातें चल रही थी। हमने दोनों के बारे में लिखा था, गोगी भट्ट और फिर गोगी भट्ट की तरफ से भी जो है ना वो जंग के रिसेप्शन पे फोन आ गया था कि जी हम दुबई में बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे बारे में जो मर्जी लिखे। तो जब दोनों पार्टियां मेरे से नाराज हुई ना, तो फिर जो जंग के महमूद साहब थे, एडमंड के हेड जो इंक्वायरी कर रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई क्योंकि दोनों पार्टियां नाराज हैं, इसका मतलब है कि एक वन साइडेड नहीं है, स्टोरी ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि इनका जो वाकया इख्तिताम वाला हुआ वो ऐसे हुआ कि उन दिनों में इनसे कहा गया कि सुलह सफाई हो रही है, तो इसलिए कोई इतना अब परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये ना पता क्या करते थे, बच्चों को इन्होंने दुबई में पढ़ने के लिए भेज दिया होता, तो ये खुफिया तौर पे जाते थे दुबई, विजिट करके वापस आए थे। इनके विजिट का किसी को पता नहीं होता। जो हमें पुलिस जराये से पता चला है वो ये है कि उस रोज इनके साथ एक खातून भी थी, और जो खातून थी वो जैसे बलाज के दोस्त ने मुखबरी की थी, उस खातून ने दूसरी पार्टी को मुखबरी कर दी कि आज टीपू ट्रकावाला एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगा इतने बजे की फ्लाइट से। बस इतना बताना था। उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया और मर्डर का ट्रिपल इंतजाम किया गया। एक ने मौके पे फायरिंग करनी थी, अगर उनकी गाड़ी चली जाती, फिर रास्ते में हमला होना था, फिर उनके घर पहुंचने से पहले हमला होना था। लेकिन वो पहले ही जैसे ही आके अपनी गाड़ी में बैठे, क्योंकि कातिल को और शूटर को पता था कौन से कलर की गाड़ी है जिस पे जाना है, वो जैसे ही आए उसने मौके पे आके फायरिंग की और टीपू ट्रका वाले को वो इतनी शदीद फायरिंग हुई
कि जिसमें उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह इस खानदान में एक ज़्यादातर ये बात है कि जो बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ वो भी अपने साबका सिक्योरिटी गार्ड की वजह से हुआ। जब टीपू ट्रकों वाला कत्ल हुआ वो भी अपनी एक खातून दोस्त कह ले या अपने जानने वाली खातून की मुखबरी की वजह से कत्ल हुआ। और जो इनका बेटा बलाज है वो भी अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त की मुखबरी की वजह से कत्ल हुआ। लिहाजा जब भी इन लोगों ने अपने करीबी लोगों पे एतबार किया तो वही करीबी लोग इनके मुखबिर बने और इसकी वजह से कत्ल होगा। इस वजह से अब जो दो छोटे मीर मुसाब और दूसरा जो दुबई है मसब और दूसरा जो है वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि जैसे कैसर बट की सुलह हुई है तीफी बट से, तो वो सुलह में अभी नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि ये ना हो कि हमें भी इस तरह सुलह के लिए बुलाया जाए और बाद में मर्डर कर दिया जाए, इसलिए वो यकीन नहीं कर रहे और वो इस तरह की किसी सुलह में शामिल नहीं हो रहे। अच्छा सर, ये बताएं, जब आप पंजाब की बड़ी दुश्मनियां गैंग वॉर कवर कर रहे थे तो आपको किन खतरात का सामना करना पड़ा? देखिए खतरात इस तरह की जो आजकल की रिपोर्टिंग है ना, आजकल तो व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग चल रही है। हमारे दौर में ऐसा होता था कि हम रोजाना मुर्दा खाना का जाके विजिट करते थे कि आज कितने मर्डर केस आए हैं। इसी तरह हर थाने में उस वक्त क्योंकि पीटीसी वाली फोन होता था तो थाने में जाके वहां से पता करना पड़ता था कि इस थाने की दूध में ये वाकया हुआ है। फिर जाके हमें SHO SP का जो है ना मौका लेना पड़ता था। अब तो फोन पे सारा कुछ हो जाता है इजी। तो उस दौर में भी जब हम ये करते थे तो क्योंकि मैंने इससे पहले टीपू ट्रका वाला के वो डेरे पे जाके 2-3 इंटरव्यू किए, वहाँ का माहौल देखा, फिर इनके बारे में रिसर्च की, इसी तरह गोगी भट्ट के वाले से भी काफ़ी रिसर्च की। फिर रिसर्च की बेस पे जो आगे इनके शूटर्स और क्रिमिनल्स ने हमें बताया कि फलां ने हमें कैसे हार किया, कैसे, उसकी बुनियाद बना के हमने एक आर्टिकल लिखा। लेकिन आज का ये हो रहा है कि उनसे पूछे किसी से कि भाई आपने कभी टीपू ट्रका वाले को देखा, कभी आपने गोगी भट्ट को देखा, तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन स्टोरी पूरी उसके ऊपर फाइल कर दी जाती है। तो हमारे दौर में ये नहीं होता था। हम क्योंकि प्रिंट मीडिया में जब करते थे, अब तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, हमें भी वो जदीद गैजेट जो इस्तेमाल करने आ गए, हम भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए वो जो पुरानी जो वाक़यात है, जब हमने बराए राह जाकर वो सारी उनमें देखा था और अब डिजिटल दौर के दौरान मौजूदा गैजेट को इस्तेमाल करते, तो वो हमारी ऑथेंटिक स्टोरीज होती हैं क्योंकि उसमें वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है और जो हम जदीद ज़राए से इस्तेमाल करते हैं उससे रिसर्च वर्क भी होता है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने भट्ट साहब को सुना। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।